नमस्कार मित्रों। 15 जून 15 जून को पूरी दुनिया में विश्व पवन दिवस के रूप में मनाया जाता, वर्ल्ड विंड डे। क्यों मनाया जाता? इसीलिए क्योंकि पवन ऊर्जा के महत्व को समझने और समझाने के लिए और इस हेतु लोगों को प्रचारित करने के लिए ये दिन 15 जून को मनाया जाता। कब से शुरू हुआ? ये ज़्यादा दिन पुराना नहीं है, 2007 ईस्वी से इसको मनाया जाने लगा। और इसको जो मनाया जाता था, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है बेल्जियम में, वो शुरू किया था और इसको मनाया जाने लगा। उससे भी पहले से हर साल 3 मई को विश्व सोलर एनर्जी डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन भारत में 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि राजीव गांधी का उस दिन जन्मदिन था, तो उसके आधार पर वो मनाया जाता है। विंड की क्या महत्ता है? विंड की बहुत महत्ता है। अभी भी आप हमारे पीछे देख रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं। विंड बेसिकली एक एनर्जी है और उसके थ्रू आप ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। विंड जो हवा बहता है, हवा बहती है, तो वो क्यों बहती है? इसीलिए बहती है क्योंकि जो धरती में जो टेम्परेचर, जब सूरज से गर्म हो जाता है हवा, तो वो और कुछ एरिया जहाँ धूप नहीं लगता, जैसे कि आधी पृथ्वी जो है हमेशा लाइट में रहती है, आधी पृथ्वी लाइट नहीं रहती है। तो होता क्या है कि जब जहाँ पर पृथ्वी गर्म होती है, वहाँ पर जो वायुमंडल का हवा है वो गर्म होकर के उस दिशा की ओर बहने लगता है जहाँ पर कि हवा ठंडी है, जहाँ पर जैसे रात है जहाँ पर। तो इसी प्रकार से ये मूवमेंट कंटिन्यूअस चलते रहता है और पृथ्वी भी चूँकि चल रही है, घूम रही है, इसीलिए ये हवा के रूप में दिखता है। बेसिकली आप एक ढंग से कह सकते हैं कि जो विंड एनर्जी है उसका कारण है सूर्य। अगर सूर्य नहीं रहे तो विंड एनर्जी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति टेम्परेचर एक समान रखना चाहती है। तो कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं कम है, तो उसको मिलाने के लिए हवा चलती है। और हवा और भी काम करता है, जैसे आपका कार्बन, कहीं पर प्रदूषण ज़्यादा है तो वहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड उठा के वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर कि पौधा उसको खींचता है और उसी से फिर वो ये पत्ता और ये सब तैयार होता है। तो इसकी महत्ता को समझते हुए ये दिवस मनाया जाने लगा ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। उसका और भी कारण है। उसका कारण है कि अभी हमारे यहाँ जो फॉसिल फ्यूल है वो अब ख़त्म हो रहा है। अभी इस धरती पर करीब 47 साल के यूज करने लायक ही तेल और गैस बचा हुआ है। कोयला उससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अल्टीमेटली इसका भी एक लिमिट है, उसके बाद तो वो ख़त्म हो जाएगा। अभी आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस धरती पर जितना सूरज का किरण पड़ रहा है, अगर उसका दोहन कर लिया जाए, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाए, तो ये करीब अभी का जो कंजप्शन है उसका 10,000 गुना ज़्यादा, यानी उतना पोटेंशियल आपके पास है। और हर देश अब इस बात को समझ चुका है कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, तो उससे बचने के लिए अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाना होगा और वो ऊर्जा का स्रोत जो कि ख़त्म हो जाने वाला है उस पर निर्भरता कम करना होगा। अब सूरज है, उसकी रोशनी से अगर आप बिजली बना लेते हैं और पवन से बिजली बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपको कोयला से जो ज़्यादातर अभी बिजली बन रहा है उस पर निर्भरता कम हो जाएगी। गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? गवर्नमेंट का टारगेट है खासकर भारत में कि 2030 तक जितना भी अक्षय ऊर्जा से टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 40% गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो ले आना है आपका नॉन फॉसिल फ्यूल से, और धीरे धीरे करके और बढ़ाना है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन के लिए बचा हुआ नहीं है ये, तो अल्टीमेटली आपको शिफ्ट तो नहीं होगा। और ऐसे भी अगर कोई पर्यावरण के हिसाब से नहीं भी सोचे, तो जैसे जैसे कोयला कम होता जाएगा, उसका दाम बढ़ते जाएगा, तो फिर जो भी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बेच रही है उसको वो ज़्यादा प्रॉफिट का नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा खरीद पड़ेगा। और जब ज़्यादा कंज्यूमर पर वो बढ़ाएगा उसका दाम, तो कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएगा। अगर कोई आदमी सेवा दे रहा है सन से बना करके या फिर पवन से जो इलेक्ट्रिसिटी बना के दे रहा है, तो जाहिर सी बात है लोग उसको लेने लगेगा। तो ये मार्केट का भी नियम है कि अभी तक चूँकि सस्ता पड़ रहा है कोयला, लेकिन जब इसकी कमेगी, जब इसका भंडार कमेगा, तो निश्चित रूप से जो है कि लोग वो ज़्यादा सस्ता पड़ने लगेगा। इनिशियल कॉस्ट ये सब में होता है, क्योंकि इनिशियली आपको बहुत कुछ लगाना पड़ता है सोलर में और पवन में, तो लेकिन जब एक बार लग जाता है तो उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट खासकर पवन में बहुत कम आता है। आज के डेट में अगर आप जोड़िएगा कि 1 यूनिट बिजली बनाने में कोयला से जितना खर्च होता है, अगर आप मान लीजिए कि 1 यूनिट बनाने में कोयला से 2 रुपया खर्च होता है, 2 रुपया अगर आपको खर्च हुआ, तो
4 रुपीज़ लगेगा आपको सोलर से, लेकिन वही चीज़ 5 रुपया लग जाएगा अगर आप पवन से बनाइएगा 1 यूनिट अभी जो है। लेकिन जैसे जैसे इसकी उपलब्धता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इसका भी मूल्य भाव और कमेगा, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब कोयला से बिजली बनाना ज़्यादा महंगा लगने लगेगा बनिस्पत की इससे, क्योंकि ये तो होना ही है, क्योंकि जब मांग और पूर्ति का नियम है। यदि कोयला का डिमांड इसी ढंग से रहा और सप्लाई कम रहा तो सप्लाई मतलब कि अगर भंडार कम होने लगा तो उसका दाम बढ़ने लगेगा, और जब बढ़ने लगेगा तो लोग 100% फिर सोलर और इस पर आ जाएंगे, विंड एनर्जी पर आ जाएंगे। तो विंड एनर्जी को समझने के लिए कुछ जानना होगा, कुछ बेसिक तथ्य, जैसे कि हवा का नॉर्मल स्पीड क्या होता है। करीब करीब भारत में जो एवरेज विंड स्पीड है वो है 6.5 माइल प्रति आवर। इसका अर्थ हुआ कि करीब करीब आपका 11 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारत में हवा बहती है। लेकिन अगर हमको विंड से एनर्जी प्राप्त करना है, इलेक्ट्रिसिटी, तो हमको कम से कम 12 तो चाहिए ही। 12 से कम में वो ऊर्जा उस ढंग से पैदा नहीं हो पाएगा, जितना आप खर्च कीजिएगा वो उस ढंग से पैदा नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको कम से कम 12 से ज़्यादा चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। भारत में सबसे ज़्यादा तेज़ हवा कहाँ बहता है? कोलकाता में सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड जो अभी तक ये है वो करीब 70-75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहती है। और रफ्तार को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 10-20 हुआ, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जब होगा तो पत्ता हल्का फुल्का हिलने लगेगा, आपको महसूस होने लगेगा कि हवा चल रहा है, अच्छा खासा हवा चलते हुए पता चलेगा। और अगर 30 हो जाएगा तो फिर तो वो और ज़्यादा ज़ोर से हिलने लगेगा और आपको भी लगेगा कि हम अनस्टेबल हो रहे हैं, हालांकि गिरिएगा नहीं। लेकिन अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो बहुत कुछ डाली वाली भी गिरने लगेगा टूट करके। 50 में तो पेड़ भी गिर जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और आपको भी अनबैलेंस लगेगा। आपका 30 से 40 के बीच में आपका छाता वगैरह टूट जाएगा, आप लेके निकलिएगा। तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जैसे कोस्टल एरियाज़ में, वहाँ पर हवा का फ्लो ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, सोलर एनर्जी को और विंड एनर्जी को आप कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 घंटे के लिए ही सूर्य का से आप बिजली बना सकते हैं। ज़्यादातर 5 से 6 घंटे के लिए ही आप यूज़ कर सकते हैं। रात में तो चूँकि सूर्य गायब हो जाएगा इसलिए आपका सोलर पावर बैठ जाएगा। लेकिन जो ये हवा है ये आपको रात और दिन से मतलब नहीं, ये हमेशा चलेगा। लेकिन कुछ कुछ मौसम होता है जिसमें हवा का फ्लो ज़्यादा रहता है। ज़्यादातर फरवरी से लेकर जुलाई के महीने में हवा का अच्छा खासा फ्लो रहता है। बरसात के समय में जब मानसून आता है तो उस समय जब आपका ये सोलर एनर्जी बैठ जाएगा उतना ज़्यादा एफिशिएंसी घट जाएगा उसका, लेकिन आपका विंड एनर्जी का एफिशिएंसी में परिवर्तन नहीं आएगा, वो और बढ़ेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को। कुछ और फ़ायदा है जो विंड एनर्जी में है, सोलर एनर्जी में नहीं है। सोलर पैनल आप जब भी लगाते हैं तो आप ज़मीन भी घेर लेते हैं, अच्छा खासा ज़मीन आप उसमें बैठाते हैं और तब उसको यूज करते हैं। अभी जो भारत में जो अच्छा खासा बड़ा ममूटी में प्लांट लगा तमिलनाडु में, तो उसमें भी अदानी ग्रुप लगाया था। अभी भारत में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो करीब करीब 40% प्राइवेट सेक्टर बना रहा है और 60% गवर्नमेंट सेक्टर बना रहा है, जिसमें स्टेट और केंद्र सरकार दोनों शामिल है। और अभी भी ज़्यादातर जो है आपका एनटीपीसी या एनएचपीसी ये बनाता है। लेकिन ये सब जो है, अब एनएचपीसी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनाता है, तो वो तो आपका ये से बनाता है जहाँ पानी गिरता है तो उससे मोटर घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। और दूसरा है आप अगर कोई चीज़ जला के पैदा करते हैं तो जलाने से तो अभी ज़्यादातर वही हो रहा है, लेकिन इसको चेंज करके लाना होगा। टारगेट क्या है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम 40% ऊर्जा जो है 2030 तक ऐसा कर दें कि इस देश में जितनी भी ऊर्जा की का ज़रूरत है उसका 40% हम ये जो है कि नॉन फॉसिल फ्यूल से लाएं। आपका जितना भी आपका सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यानी कि अक्षय ऊर्जा स्रोत, ये सब कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इन स्रोतों से हम लाएं, जो टारगेट है गवर्नमेंट का। अभी तक क्या अचीव हुआ है? अभी जो हाल में 2022 तक में जो रिसेंट टारगेट है उसमें कहा गया कि 175 गीगाबाइट आपको बनाना है टोटल नॉन कन्वेंशनल से। उसमें से करीब करीब 100 आपको सोलर से बनाना है, 100 गीगावाट सोलर से बनाना है और 60 जो है पवन ऊर्जा से बनाना है। और बाकी आपका जो है कि गैस प्लांट से भी बना सकते बिजली, वहाँ से बनाना है। या फिर गवर्नमेंट का टारगेट है कि 40 जो है 1000 मेगावाट आपका जो पावर है
वो कम से कम कोई भी आदमी के छत पर लगा दिया जाए। ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी चला रहा है कि आप अपने घर में भी लगा सकते हैं उसको, और अगर आप उसको मीटर से बजट सूचित करके काम करते हैं तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देगा, बहुत सारा चीज़ सस्ता भी मिलेगा। और आपको खासकर उन जगहों पर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ज़्यादा है, तो उन जगहों पर अगर आप उसको लगाइएगा तो आपको 1 से 2 साल में उसका खर्चा सारा रिइंबर्स हो जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा। जैसे अगर आप जो है कि आप अपने घर में 1 से 2 लाख रुपया लगेगा, आप अगर सोलर पैनल लगाते हैं तो अगर 100 वाट आप चाहते हैं 1 घंटे के लिए, तो आपको समझिए 100 वाट 1 घंटा मतलब 1 यूनिट, तो 1 यूनिट के लिए आपको 3 से 4 पैनल की ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर 3 से 4 पैनल जो है कि 1 घंटे में उतना बना देगा आपको। तो अगर 4-5 घंटा आपका धूप रहता है तो उसी हिसाब से आप यूनिट बढ़ा सकते हैं। फिर आपको बैटरी भी रखना होगा, हालांकि कुछ ऐसा व्यवस्था है कि वो आपको जो है कि अगर आप बनाइएगा तो गवर्नमेंट उसको, ये आप घर में जब तक धूप है आपका सारा चीज़ इसी से चलेगा, उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं बैटरी के रूप में, और जो है कि फिर उसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा खर्चीला है, महंगा है, बट अगर आप पर्यावरण के बारे में थोड़ा सोचते हैं तो आपको ये सब तो अल्टीमेटली आज न कल तो करना ही होगा, क्योंकि ये अक्षय ऊर्जा का स्रोत, जैसा कि हमने बताया कि इस धरती पर इतना सोलर रेडिएशन आ रहा है ऑलरेडी। इस धरती पर सोलर रेडिएशन इतना ज़्यादा आ रहा है, यानी कि धूप से एनर्जी पैदा करने का इतना संभावना है कि अभी जितना इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है उसका करीब करीब 10,000 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप पैदा कर सकते हैं अगर आप इसको यूज कर दीजिएगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में प्रति व्यक्ति पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कितना है। तो भारत में करीब करीब प्रति व्यक्ति एनर्जी कंजम्पशन 1100 के आसपास है यूनिट। तो अगर आप इसको देखिएगा कि प्रतिदिन के हिसाब से कितना आएगा, तो करीब करीब 3.5 यूनिट एक आदमी एक दिन में 3.5 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च करता है। कंजम्पशन भारत में यही है अगर एक आदमी, लेकिन यही अमेरिका में जाइएगा तो करीब करीब 36-37 यूनिट प्रति व्यक्ति खर्चा है। तो वो लोग ज़्यादा खर्च करता है, आप लोग कम, हम लोग कम खर्च करते हैं। तो वो लोग ज़्यादा अपना पावर प्लांट लगाता है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी हालांकि अमेरिका में था, लेकिन अब तो सब चीज़ में चीन आगे जा रहा है, तो चीन में ही सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी, सबसे बड़ा ये जो आपका विंड एनर्जी फार्म भी वहीं पर है। भारत का जो रैंकिंग क्या है, भारत का रैंकिंग अगर सोलर एनर्जी में भी देखिएगा चाहे विंड एनर्जी में भी देखिएगा तो चौथा और पाँचवा ऐसा ही वैरी करते रहता है। सोलर एनर्जी में भी लगभग 5वां है, विंड में भी लगभग 5वां एनर्जी का देश है भारत। और भारत इलेक्ट्रिसिटी वैसे तो खुद बनाता है, लेकिन भूटान से वो लेता है वहाँ पर, उसके एवज में भूटान को अच्छा खासा सुविधा भी देता है। भूटान से वो बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक करंट खरीदता है वहाँ से, और उसके एवज में उसको अच्छा खासा और भी सुविधा भी देता है। उसके बाद अभी हमको ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि पवन ऊर्जा जो बनाने के लिए जो पवन चक्की होता है, तो पवन चक्की में एक स्टैंड होता है और उसमें ये फैन लगा होता है, और जब हवा आता है उसको चलाता है और वो फिर और छोटे मोटर से वो जुड़ा रहता है, तो फिर वहाँ से ट्रांसफार्मर जुड़ा रहता है, उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। ये तो ये है। दूसरा आजकल आ गया है वर्टिकल एक्सिस, जिसमें कि इस ढंग से वो फैन चलता है, वो ऐसे ऐसे नहीं चल करके वो ऐसे ऐसे एक ही एक्सिस में ऐसे ऐसे करके चलता है। तो ये भी ज़्यादा इफ़िशेंट हो गया है। और एक चीज़ और दिक्कत है कि आपको एक अगर लगाए हैं पवन चक्की तो आपको दूसरे में गैप देना होगा, एक से दूसरे को गैप अच्छा खासा देना रहता है। इसमें भी हालांकि इसमें ज़मीन का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी एक जगह पर बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते, तो चूँकि फिर एक का टर्बुलेंस से दूसरा का टर्बुलेंस प्रभावित होगा, उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी कम तैयार होगा। तो उसके लिए आपको ये कर सकते हैं कि आप जो है वो वर्टिकल एक्सिस वाला यूज कर सकते हैं पवन चक्की। तो ये क्यों हर आदमी को जानना चाहिए, इसीलिए क्योंकि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हमारी धरती पर जो हम लोग जो ये सब फ्यूल जला रहे हैं, तो ये तो वातावरण भी गर्म हो रहा है, ये धरती भी गर्म हो रहा है, इसके चलते जो है ग्लेशियर पिघल रहा है, बहुत सारा देशी गायब हो जाने वाला है, जैसे मॉरिशस, जैसे फिजी, जैसे बांग्लादेश, ये सब गायब हो जाएगा। गंगा सागर जो है भारत में जो तीर्थ स्थान था वो करीब करीब 30-40% ख़त्म हो गया, उतना दूर में वो समुद्र अब घेर लिया उसको। तो ये जो लेवल बढ़ रहा है, तो अंटार्कटिका में जो है शैवाल उगना शुरू कर दिया, वो अलगी उगना शुरू हो गया। तो अगर मानव जाति नहीं चेतेगा तो वो ये सब दिक्कत भी आएगा। तो इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो जाना है। जितना भी रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये अक्षय ऊर्जा स्रोत में आपको अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाना है,
नहीं तो फिर आपका भविष्य सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। और पोटेंशियल है, अभी तक लोग नहीं करते थे, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अब लोग करने लगे हैं। अब जैसा कि बताया कि अडानी एक फार्म लगाया है, अडानी ग्रुप तमिलनाडु में। भारत में पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? वो आपका है तमिलनाडु में, सेकेंड में महाराष्ट्र है, थर्ड में फिर गुजरात है। इस ढंग से और भी स्टेट है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में सोलर एनर्जी भी अच्छा खासा है। और वैसे तो जो है कि आपका सोलर प्लांट जो अभी लगा है आपका राजस्थान में, तो ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन हालांकि चाइना से भी बड़ा लगाया गया, 2000 मेगावाट का लगाया गया है। तो लेकिन जो है अभी टोटल जो कैपेसिटी है भारत का वो करीब 37,000 मेगावाट का है, ये पवन ऊर्जा का, और लगभग 37,000 सोलर ऊर्जा का है। लेकिन इसको बढ़ाने की बात है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि जब भी आप पवन ऊर्जा सोलर ऊर्जा यूज कीजिएगा तो आपको ज़मीन का जो भी है वो सब यूज कर लेगा, क्योंकि ये ज़मीन भी यूज करता है। इसलिए सरकार की योजना है कि जो आदमी भी घर बनाते हैं उनके रूफ टॉप पर भी सोलर एनर्जी निकले। इसके लिए भी गवर्नमेंट का टारगेट है कि 40,000 मेगावाट जो है बिजली अब लोग अपने घरों में पैदा किया करेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है। और अभी कुछ दिन हाल में ये भी हुआ था जब भारत और यूएस के बीच में एक व्यापार में मतभेद हुआ था, WTO में मैटर गया था, क्योंकि भारत क्या करता था कि अपने जगह का ही सोलर प्लेट यूज करता था। वो नियम बना दिया था कि बाहर से सोलर प्लेट नहीं यूज करना है। तो इसके खिलाफ चला गया WTO में मामला। चूँकि मुक्त व्यापार है सब देश का, तो कोई भी गवर्नमेंट एक उद्योग को बचाने के लिए ऐसा नहीं कर सकता। तो बहुत कुछ उसको जो है कि चेंज करना पड़ा, और अब कर दिया गया कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में यूज होगा तो ही वो गवर्नमेंट का यूज होगा, इंडियन का यूज होगा, बाकी जो सस्ता पड़ेगा वो यूज कर सकते। तो यही चीज़ है, भारत भी सोलर पैनल अच्छा खासा बनाने लगा है। और भारत तो अभी मिस्र में एक अलग से प्लांट भी लगाया, ये जेस्चर के रूप में। और विकासशील देशों का नेता है भारत। क्योंकि ये जो अभी 5वें नंबर पर है, तो अक्षय ऊर्जा के स्रोत के लिए ये बहुत इनिशिएटिव ले रहा है, लीडरशिप है इसमें। बल्कि यहाँ तक कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बना है, सोलर एनर्जी अलायंस जो बना है, उसका मुख्यालय गुड़गांव में है, और इसमें करीब 50, 60, 70 देश जो है मेंबर हैं। तो ये लोग जो देश हैं ये सब गाइडेड होते हैं भारत से, और भारत जो है ये इस क्षेत्र में आगे भूमिका निभा रहा है। पवन ऊर्जा की अच्छी खासी संभावनाएं हैं भारत में, और उसका दोहन अगर किया जाए तो हम बहुत सारे चीज़ों से, खासकर जब तक वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस था तब तक तो दिक्कत था, लेकिन जब वर्टिकल एक्सिस फैन आ गया तो उसमें तो आपको वो जगह भी कम घेरता है, और वो अगल बगल भी लगा सकते हैं, तो उसमें आपको और ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बात है जिसको जानना चाहिए। और यही मेन कारण है कि लोगों को जागरूक करना। जैसे 20 अगस्त को मनाया जाता है भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस, तो लोगों को जागरूकता पैदा करना कि भाई देखो भाई, ये अब अगर तुम कोयला यूज कर रहे हो, तुम डीजल यूज कर रहे हो, तो तुम इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अब यूज करना शुरू कर दो। जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट का फेज आउट करना पड़ेगा। फेज आउट करना है वो कम से कम पॉल्यूटिंग, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ पर शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी जीवन सस्टेनेबल रह पाएगा धरती पर। तो ये जागरूकता सबके लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही आदमी ये काम करे, जो एनर्जी से जुड़ा हुआ साइंटिस्ट ही काम करे, नहीं, ये जागरूकता सबको ज़रूरी है। वो तो अपना टरबाइन लगा रहा है, लेकिन आपको कम से कम जानकारी होना चाहिए कि, और लोग प्रमोट होंगे कि नहीं हम अपने छत पर ये लगाएंगे, विंड एनर्जी लगाएंगे। जो है कि अगर हम गांव में जैसे कोई आदमी चाहे तो बायोगैस प्लांट लगा सकता है, उससे कम से कम उसका जो घर में चूल्हा जलता है वो तो रिक्वायरमेंट खुद ही पूरा कर सकता है। मीथेन गैस बना सकता है, CH4, तो वो बना सकता है, उससे पानी गर्म कर सकता है। तो ये गैस पावर प्लांट बना के, और कुछ नहीं करना, आपके घर में जो भी सब्जी आप बनाते हैं और जो बच जाता है उसको आप इसमें यूज कर सकते, उसको सड़ा के बना सकते। ह्यूमन टॉयलेट नहीं भी यूज करें तो वो सब यूज कर सकते, गाय का गोबर यूज कर सकते। तो ये जो अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को जागरूकता फैलाने के लिए जो है कि वर्ल्ड सोलर एनर्जी डे हुआ, चाहे वर्ल्ड विंड एनर्जी डे मनाया जाता है। विश्व पवन दिवस कहते हैं इसको, वर्ल्ड विंड डे ये मनाया जाता है। और ये यूरोप से शुरू हुआ था, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये कुछ जानकारी था जो हमें लगा कि ये शेयर करना चाहिए। आप लोगों का जो भी आगे कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कुछ जिस पर चाहे हम की वीडियो बनाएं तो उस पर ज़रूर कहिएगा, क्योंकि नॉलेज ऐसा चीज़ है जो कि एक दूसरे को बांटने से बढ़ता है।
जितना नॉलेज हो सके प्रोपोगेट करते रहना चाहिए ताकि जगत का कल्याण हो। और हवा कितना अच्छा चीज़ है आप खुद समझ सकते हैं कि अभी भी आपको पत्ते हिलते नज़र आ रहे हैं। अभी तो हवा का गति कम है, लेकिन कम भी होगा तो भी जो है 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो अभी भी हवा बह रहा होगा। तो ये सब कुछ जानकारी था। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, वैसे मैं तो चर्म रोग चिकित्सक हूँ, एक्स-XOD IGMS इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। तो ये एक चिकित्सक आप तभी अच्छे से बन पाइएगा जबकि आपको ओवरऑल बाकी चीज़ों का भी नॉलेज रहेगा। तो इसीलिए ये जानकारी हमेशा रहना चाहिए, पर्यावरण के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप स्वस्थ नहीं रहिएगा। तो यही सब कुछ बातें थी, आपसे डिस्कस करनी थी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा अगले वीडियो के साथ किसी और दिवस या फिर किसी और मुद्दे पर। धन्यवाद।